the editor of Tehelka, darling of India's liberal establishment, ताकतवर पत्रकार, the hero, Tarun Tejpal, character assassination of the victim, perfect victim concept. क्या तरुण तेजपाल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे जरूरी सवाल पर सबसे कम चर्चा हुई है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े की माने तो ऐसा ही है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार का दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून में छपे एक लेख में संजय हेगड़े ने कानून की रोशनी में इस फैसले का विश्लेषण किया है। संजय हेगड़े देश में सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों की बड़ी आवाज माने जाते हैं। अपने इस विश्लेषण में उन्होंने कुछ बेहद अहम बातें कही हैं। 2 मिनट्स 2 स्टोरीज नामक शीर्षक वाले इस विश्लेषण में संजय हेगड़े ने इस सवाल को टटोला है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 अलग अलग फैसलों में कौन सा फैसला नियमों की कसौटी पर बेहतर दिखता है। गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर 2013 की उस रात लिफ्ट के भीतर असल में क्या हुआ, इस पर दोनों पक्षों के बिल्कुल अलग दावे हैं। महिला पत्रकार का कहना है कि दोनों बार तरुण तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया। उधर तरुण तेजपाल का कहना है कि ये नशे में किया गया हंसी मजाक था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बलात्कार के मामलों में पीड़िता का बयान ही अपराध साबित करने के लिए काफी होता है, बशर्ते वो भरोसेमंद हो। संजय हेगड़े के मुताबिक निचली अदालत ने उनका बयान इसलिए खारिज किया क्योंकि उनकी कहानी तकनीकी सबूतों से मेल नहीं खा रही थी। अपने पहले ईमेल से लेकर अदालत में दिए गए बयान तक पीड़िता लगातार कहती रही कि उन 2 मिनटों के दौरान लिफ्ट के दरवाजे बिल्कुल नहीं खुले थे क्योंकि आरोपित कई बटन दबाए जा रहा था ताकि लिफ्ट चलती रहे। लेकिन होटल के सिक्योरिटी मैनेजर ने कहा कि हर मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। मित्सुबिशी कंपनी के इस लिफ्ट के सुपरवाइजर ने भी यही बात दोहराई। एक गवाह और एक पुलिस अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की, यानी लिफ्ट के दरवाजे बंद रखकर उसे लगातार चलाया ही नहीं जा सकता था। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया कि घटना से संबंधित समय के दौरान लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर 2 बार खुली थी। अदालत में पीड़िता के सामने ये फैक्ट रखा गया तो उन्होंने बयान बदल दिया। उन्होंने पहले आरोपी द्वारा कई बटन दबाए जाने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ 1 बटन दबाने की बात कही। बाद में उन्होंने कहा कि आरोपित ने बटन वाले पैनल पर हाथ रखा हुआ था और ये भी कि उन्हें अब याद ही नहीं कि लिफ्ट चली भी थी या नहीं। संजय हेगड़े के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने इसके अलावा भी कई बातों पर गौर किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपित द्वारा भेजे गए 2 माफीनामों को बहुत अहम सबूत बताया था, लेकिन अदालत ने पाया कि ये माफीनामे आरोपित ने खुद नहीं लिखे थे। सबूतों से संकेत मिलता था कि औपचारिक माफीनामा पत्रिका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर ने शिकायतकर्ता के दबाव में और उनकी शर्तों के अनुसार तैयार किया था। अदालत ने ऐसे माफीनामे को कन्फेशन ऑफ गिल्ट यानी बलात्कार की स्वीकारोक्ति मानने से इनकार कर दिया। संजय हेगड़े ने अपने विश्लेषण में इस बात की तरफ भी ध्यान खींचा है कि जांच की प्रक्रिया भी अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है। मसलन फर्स्ट फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। इसके अलावा रिकॉर्डर को कभी सील नहीं किया गया। ऐसे मामलों में फुटेज की एक हैश वैल्यू भी जनरेट की जाती है ताकि उससे छेड़छाड़ न की जा सके। पुलिस ने ये भी नहीं किया। यही नहीं, बचाव पक्ष को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी भी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मिल पाई। इन सभी हालात को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने आरोपित को संदेह का लाभ दिया। हालांकि संजय हेगड़े ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। उनके मुताबिक इस फैसले में घटना के बाद पीड़िता के व्यवहार पर काफी चर्चा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा भट्ट मामले में इस तरह की सोच की साफ आलोचना की है। यौन अपराध की पीड़िता को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसका कोई तय तरीका नहीं होता। संजय हेगड़े के मुताबिक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के खराब तर्कों को आधार बनाकर उसके सही तर्क भी खारिज कर दिए। उसने ट्रायल कोर्ट के पूर्वाग्रह बताए, शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता बहाल की, दोनों माफीनामों को कन्फेशन यानी स्वीकारोक्ति माना और तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया वो लिफ्ट से जुड़ी थी। लिफ्ट इंजीनियर ने यौन अपराधों से जुड़े किसी पूर्वाग्रह के बारे में गवाही नहीं दी थी। उसका बयान लिफ्ट के दरवाजों से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयान को ही अपराध साबित होने का आधार बताया है, लेकिन संजय हेगड़े का मानना है कि अगर घटनास्थल से लिए गए तकनीकी सबूत इस बयान के सबसे अहम हिस्से को ही गलत दिखा रहे हों, तो इस बयान को ही आधार बनाने वाली अदालत के लिए सिर्फ अपना निष्कर्ष सुनाना काफी नहीं। उसे ठोस तर्क के साथ बताना चाहिए कि ये विरोधाभास क्यों मायने नहीं रखता।
सिर्फ नैतिकता से जुड़ी ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना कर देना, चाहे वो आलोचना कितनी भी सही क्यों न हो, इस सवाल का जवाब नहीं है। इस मामले में कानून की स्थिति बहुत पुरानी और साफ है। 1934 के शिव स्वरूप मामले से लेकर 2007 के चंद्रप्पा मामले और उसके बाद के कई फैसलों तक सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता आया है कि बरी किए जाने का फैसला आरोपित के लिए बेगुनाही की संभावनाओं को और मजबूत कर देता है। इससे डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहा जाता है। मुकदमे की शुरुआत में हर आरोपित के साथ न्याय का एक सिद्धांत होता है, जब तक अपराध साबित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाएगा। इस सिद्धांत को दोगुनी मजबूती तब मिलती है जब ट्रायल कोर्ट खुद गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद आरोपित को बरी कर देता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उसका अपराध साबित नहीं कर पाया। संजय हेगड़े मानते हैं कि ऊपरी अदालत पूरे सबूतों की फिर से समीक्षा कर सकती है, लेकिन अगर सबूतों से दो उचित नतीजे निकाले जा सकते हों तो अदालत को वो नतीजा मानना चाहिए जो आरोपित के पक्ष में जाता है। बरी किए जाने के फैसले को तभी पलटा जा सकता है जब वह इतना पर्वर्स यानी बेतुका हो कि कोई भी समझदार जज उस निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं सकता था। इस मामले में फैसला लिफ्ट इंजीनियरों की अदालती गवाही, सीसीटीवी फुटेज, आरोप का मुख्य हिस्सा गलत साबित होने और जांच के दौरान फुटेज के नष्ट हो जाने जैसे तथ्यों पर आधारित था। संजय हेगड़े की माने तो ऐसा फैसला बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसे पर्वर्स यानी बेतुका कहना मुश्किल है। ये कोई छोटी या तकनीकी बात नहीं है, ये सिद्धांत, कानूनी व्यवस्था और लॉटरी के बीच का फर्क है। ये किसी नागरिक को भरोसा देता है कि बरी किए जाने का फैसला भी कुछ मायने रखता है। उसे सिर्फ इसलिए आसानी से नहीं बदला जा सकता क्योंकि सालों बाद ऊपरी अदालत में बैठे जज उसी गवाही और उन्हीं सबूतों को पढ़कर अलग राय बना लें। संजय हेगड़े मानते हैं कि अगर बरी किए जाने का फैसला इतनी आसानी से बदला जाने लगे तो देश में हर बरी किया गया व्यक्ति हमेशा अधर में लटका रहेगा और हर ट्रायल सिर्फ एक रिहर्सल बनकर रह जाएगा। संजय हेगड़े के मुताबिक एक सभ्य समाज की कानूनी व्यवस्था इस स्थिति से निपटने का रास्ता भी देती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 379 1970 के एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिडिक्शन एक्ट के साथ पढ़े जाने पर ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण अपील का अधिकार देती है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के बाद दोषी ठहराया हो और पर्याप्त सजा दी हो। इस अपील में तथ्य और कानून दोनों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तरुण तेजपाल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों फैसले और पूरे सबूत देखेगा। वो ये काम दोनों पक्षों के उन समर्थकों से अलग तरीके से करेगा जिन्होंने इस मामले पर अपनी अपनी राय पहले ही बना ली है। संजय हेगड़े आखिर में लिखते हैं, आपके मन में तरुण तेजपाल के बर्ताव या पीड़िता की हिम्मत को लेकर पहले से कोई राय हो सकती है। आप तहलका की राजनीति या पीड़िता के बाद के करियर को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों को कुछ समय के लिए अलग रखिए। किसी व्यक्ति का चरित्र सबूत नहीं होता, किसी के प्रति सहानुभूति भी अपराध साबित करने का प्रमाण नहीं होती। अदालत वो जगह है जहां हम ये वादा करते हैं कि हम व्यक्ति के चरित्र को नहीं बल्कि उसके कथित कृत्य को परखेंगे, और हम इस वादे को तभी निभा सकते हैं जब आम लोग भी अदालत को ऐसा करने दें। इन दोनों फैसलों का अलग होना न्याय व्यवस्था के लिए शर्म की बात नहीं है, बल्कि यही वजह है कि कानून ने आखिरी और पूर्ण अपील का रास्ता बनाया है। उस अपील की पूरी सुनवाई होने दीजिए, मामले का विश्लेषण बिना किसी पक्षपात के होने दीजिए। तब तक हम बाकी लोगों में इतनी विनम्रता तो होनी ही चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में कहे जाने वाले 3 सबसे कठिन शब्द कह सकें, जो हैं हमें नहीं पता।